पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक साइंस में। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। क्लास नंबर 31 पे हमारा कारवां पहुंच चुका है डे वाइज रिवीजन सीरीज का। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा इस वीडियो पर भी। शाह मीरी डायनेस्टी हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल हिस्ट्री में। साइंस का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो अदर टॉपिक हम देखते हैं कंप्लीट हो पाते हैं कि नहीं। साइंस में आज थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक लिया गया है। अगर टाइम बचता है तो ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है इसको हम लोग कवर कर लेंगे, और प्लेट टेक्टोनिक्स का जो आखिरी भाग बचा हुआ है जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। शाह मीरी डायनेस्टी से कुछ वर्षों में यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं तो इस वजह से इसको हम लोग करेंगे। शाह मीर राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप का एक राजवंश था जिसने कश्मीर के क्षेत्र पर शासन किया था। अब देखिए कश्मीर पर जो ये राजवंश था ये इस्लामिक राजवंश था। उससे पहले कुछ जो हिंदू राजवंश थे उनकी एक बार थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी एडी से हिंदू रूलर्स जो है रूल कर रहे थे। कारकोट डायनेस्टी सबसे पहले, फिर उत्पल डायनेस्टी, फिर गुप्त डायनेस्टी। हम यहाँ पर उस गुप्त डायनेस्टी की बात नहीं कर रहे हैं जिसने नॉर्थ इंडिया में रूल किया था। जो गुप्त शासक गोल्डन एज वाले थे उनकी बात नहीं हो रही, अदर गुप्त डायनेस्टी है। उसके बाद लोहार वंश, फिर देव वंश। देव वंश आखिरी हिंदू वंश कहा जाता है। उसके बाद देव वंश के बाद इस्लाम का उदय हो गया था कश्मीर में। इस्लाम का उदय जो होता है शाह मीरी डायनेस्टी से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो राजवंश के शासनकाल के दौरान कश्मीर में इस्लाम की मजबूत स्थापना हुई थी, जो 1339 से 1555 तक ये वंश चला था। बाद में मुगल एम्परर्स ने कश्मीर को अपने अधीन कर लिया था। शाह मीरी डायनेस्टी के बाद कुछ समय के लिए जो चक रूलर्स थे, चक रूलर्स ने रूल किया था। उसके बाद अकबर ने चक रूलर्स को हरा करके अपने अधीन इसको कर लिया था अपनी कश्मीर विजय के दौरान। तो ये थोड़ा सा कश्मीर का इतिहास कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। अगर हर वंश के रूलर्स वगैरह के बारे में नहीं जान पा रहे, थोड़ा बहुत ये पता तो होना चाहिए कि हिंदू वंश राजवंश कहाँ से कहाँ तक है कश्मीर में। आप ये क्रोनोलॉजी रट लीजिएगा। कारकोट वंश, उत्पल वंश, गुप्त वंश, लोहार वंश, देव वंश। देव वंश के बाद शाह मीरी वंश, फिर चक डायनेस्टी ने कुछ समय के लिए रूल किया था, चक वंश ने। उसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया था कश्मीर को। तो शाह मीरी राजवंश के बारे में बात करें, 1339 में राजवंश की स्थापना करता है शाह मीर नामक व्यक्ति।
और तभी इसको शाह मीरी डायनेस्टी कहा जाता है। A.Q. रफ़ीकी के अनुसार कश्मीर के कुछ फ़ारसी इतिहास स्रोत ये कहते हैं शाह मीर स्वात शासकों के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं इसको। तो मतलब शाह मीर कहाँ से आया था, इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वात घाटी के जो शासक थे उनका वंशज था शाह मीर। कुछ लोग कहते हैं कि स्वात में जो तुर्की या फ़ारसी प्रवासी आए थे उनका वंशज था और स्थानीय लोगों से विवाह किया था, उनसे उत्पन्न हुआ था ये शाह मीर। कुछ लोग ये कहते हैं ये एक ऐसे परिवार का सदस्य था जिसका संबंध संत मीर सैयद अली हमदानी के साथ था, जो कुबराविया सूफी संत या सूफी समूह से संबंधित थे, मीर सैयद अली हमदानी। रात तरंगिणी पार्ट 2 के लेखक जो जोन राज हैं उनका सुझाव ये है कि शाह मीर महाभारत के प्रसिद्ध पार्थ अर्जुन के वंशज थे, ये लिखा गया है। शमशुद्दीन शाह मीर के बारे में बात करें तो शमशुद्दीन शाह मीर जो है इस नाम से पहला शासक बनता है इस्लामिस्ट शासक कश्मीर का। शाह मीर सुहादेव के शासनकाल के दौरान, सुहादेव कौन है, जैसे मैंने बताया कि लास्ट हिंदू राजवंश जो देव राजवंश था, तो देव वंश के थे हैं सुहादेव, उनके शासनकाल में ये जो है कश्मीर आया था और यहाँ पर इसने एक पद प्राप्त किया था और कह सकते हैं देव वंश के अधीन ये एक सेवक था या फिर कह सकते हैं यहाँ का एक ऑफिशियल था देववंश में। सुहादेव और उनके भाई उदयन देव की मृत्यु के बाद शाह मीर ने ये सुहादेव और उदयन देव का एक कमांडर हुआ करते थे, रामचंद्र नाम के व्यक्ति। तो रामचंद्र एक कमांडर हुआ करते थे ये कह सकते हैं देववंश के सुहादेव और उदयन देव के। तो रामचंद्र की बहन या बेटी थी, इतिहास में कुछ जगह बहन लिखा गया है, कुछ जगह बेटी लिखा गया है। किसको? कोटरानी को बहन या फिर बेटी लिखा गया है स्रोतों में रामचंद्र के। तो जब एक तरीके से ये दोनों शासक खत्म हो गए, उदयन देव और सुहादेव, तो यहाँ पर जो ये शमशुद्दीन शाह मीर था इसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। वो स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बना करके स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्धि और एक्सेप्टेंस हासिल करके शाह मीर ने अपने खुद को एक अच्छा प्रशासक के रूप में जो लोकल जनता थी उसको एक विकल्प दिया और कहा कि वह शासन कर सकता है। कोटा रानी से विवाह का प्रस्ताव उसने रखा था, लेकिन कोटा रानी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, ऐसे लिखते हैं। कोटा रानी की मृत्यु हो गई थी, बाद में शाह मीर ने अपना स्वयं का राजवंश स्थापित किया था और शाह मीरी राजवंश इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये है सुल्तान सिहाबुद्दीन। शाह मीरी डायनेस्टी का शासक था जिन्होंने 1354 से 1373 तक शासन किया था। पहले शाह मीर शासक बनते हैं और फिर थोड़े थोड़े समय के लिए जो इनके 4 पुत्र थे, 4 बेटे, वो शासन करते हैं। उसके बाद सुल्तान शिहाबुद्दीन शासन करता है। एक योग्य सेनापति था, इसने अपने पड़ोसी देशों पर अपनी शक्ति को मजबूत किया था। उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए मध्यकालीन भारत के ललितादित्य के रूप में जाना जाता था। ललितादित्य मुक्तापीड़ जो थे ये काफी महान शासक हुआ करते थे। कारकोट राजवंश को जो हमने स्टडी किया, कारकोट राजवंश जो है नॉर्थ में हर्षवर्धन के समकालीन राजवंश था जो कश्मीर में शासन कर रहा था। ललितादित्य मुक्तापीड़ कहा जाता था, मध्यकालीन कश्मीर का ललितादित्य मुक्तापीड़ इसको कहा गया था। शिहाबुद्दीन को, सुल्तान शिहाबुद्दीन को, वह एक महान शासक था जिसने कई अभियान जैसे सिंध, काबुल, गजनी, दर्दिस्तान, गिलगिट, बलूचिस्तान, लद्दाख का नेतृत्व किया था। कई क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त की थी और कश्मीर को टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाया था, कश्मीर के टेरिटरीज को इसने बढ़ाया था। इसके बाद जैनुल आबदीन, जिसके बारे में ज़्यादा आयोग क्वेश्चन पूछता है। जैनुल आबदीन का असली नाम क्या है? जैनुल आबदीन का असली नाम है शाही खान। ये करीब शाह मीरी डायनेस्टी का 8वां शासक हम लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी एक धर्मांध शासक था, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह जो है ये जैनुल आबदीन से पहले का था। इसने अन्य धर्मों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था, इस्लाम धर्म को प्रमोट किया था, गैर मुसलमानों पर जो है कर लगाया था, जजिया कर लगाया था और इस्लाम में धर्मांतरित होने के लिए मजबूर किया था और मूर्तियों को नष्ट करने का काम किया था, मंदिर वगैरह, और मंदिर की मूर्तियां इसने तोड़वाई थी, बुद्ध शिकन बनने की कोशिश की थी। और सुल्तान ने आदेश दिया था कि सभी हिंदू विशेष करके ब्राह्मण इस्लाम में परिवर्तित हो जाएं या फिर उसका राज्य छोड़ दें। और ब्राह्मणों पर एट्रोसिटीज इसने जो की थी अपने मंत्री सूहा भट्ट की सलाह पर की होगी, ऐसा कहा जा सकता है। सूहा भट्ट खुद एक ब्राह्मण थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे और उन्होंने ये तय किया था कि ब्राह्मणों को वो परेशान करेंगे, तो इस वजह से सूहा भट्ट ने अपने राजा सिकंदर शाह को ये सलाह दी थी कि सभी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाए। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अली शाह ने शासन किया था। कुछ वर्षों बाद उनके भाई शाही खान यानी जैनुल आबदीन जो है शासक बने थे। तो पहले सिकंदर शाह है, सिकंदर शाह के बाद यहाँ पर अली शाह है, अली शाह के बाद जैनुल आबदीन जो है शासक बनते हैं, जिनको कश्मीर का अकबर, बुद्ध शाह आदि कहा जाता है। कश्मीरी जनता इन्हें बुद्ध शाह यानी महान सुल्तान या अच्छा सुल्तान कहती थी। एक दयालु, उदार, लिबरल और प्रबुद्ध शासक था। हिंदुओं के पुस्तकालय और भूमि अनुदानों को इसने बहाल किया था जो पूर्व के शासकों ने छीन लिया था। इसका असली नाम शाही खान है, ये ध्यान रखिएगा।
शाही खान, कहीं कहीं पर शाह खान भी आपको देखने को मिल सकता है। शाही खान ये आरओ मेंस में एक बार पूछा गया था। हिंदुओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसने जजिया कर गो हत्या को समाप्त कर दिया था, लास्ट ईयर पूछा गया था। सती पर से प्रतिबंध हटाया था इसने। एक विद्वान व्यक्ति था जो कविता भी लिखता था, फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती में पारंगत था। संस्कृत और फारसी विद्वानों को संरक्षण दिया था। महाभारत और कल्याण की रात तरंगिनी का दोनों का फारसी अनुवाद किया गया था। फारसी अनुवाद वैसे अकबर के समय भी हुआ था रात तरंगिनी का। अकबर के टाइम पर जो ट्रांसलेशन हुआ था फारसी में उसको कहा गया था बहार उल अस्मार। बहार उल अस्मार कहा गया था, जो रात तरंगिनी का पर्शियन ट्रांसलेशन अकबर के समय हुआ था। इसके राइटर कौन थे ये आप कमेंट करके बताएंगे। राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए। बहार उल अस्मार या फिर रात तरंगिनी के फारसी ट्रांसलेशन की रचना किसने की थी। कश्मीर के आर्थिक इतिहास, आर्थिक विकास का जो है बढ़ावा देने का काम जो है इसने किया था। इसने जैनुल आबदीन ने कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ोतरी देने के लिए प्रयास किए थे। वूलर झील में कृत्रिम द्वीप जैना लंका के नाम से इसने बनवाया था, जैना लंका, और जिस पर इसने अपना महल और मस्जिद बनवाई थी। जैनापुर, जैनाकूट, जैनागिर शहरों की स्थापना की थी इसने। श्रीनगर का पहला लकड़ी का पुल बनवाया था जिसे जैना कदल भी कहा जाता है। कल्याण की रात तरंगिनी जो है कश्मीर के इतिहास का स्रोत बताई जाती है। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। कल्याण के लेखक मतलब रात तरंगिनी के लेखक कल्याण है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रात तरंगिनी को आगे भी बढ़ाया गया था। रात तरंगिनी जो कि कल्याण ने लिखी थी, इसमें 12th सेंचुरी तक की जानकारी थी। इसको बाद में 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में आगे बढ़ाया था जॉन राज ने, और बाद में इनके शिष्य श्रीवर ने, जॉन राज और श्रीवर ने रात तरंगिनी को आगे बढ़ाने का काम किया था। यानी इसकी पार्ट 2, पार्ट 3 लाए थे। जैसे वेब सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2 होता है, वैसे पार्ट 1 जो ओरिजिनल रात तरंगिनी है उसके लेखक कल्याण, पार्ट 2 के जॉन राज और पार्ट 3 के श्रीवर। रात तरंगिनी में पूरे कश्मीर के शासन के इतिहास के बारे में दिया हुआ है, और बाकायदा इसमें वैसे तो कल्याण ने प्रयास किया था कि क्रोनोलॉजिकली इतिहास बताएं, लेकिन क्रोनोलॉजी एक्चुअली गलत साबित होती है कल्याण की रात तरंगिनी की। लेकिन इन्होंने लगभग कई सारे शासकों के बारे में बताया है पूरे इतिहास से। मतलब 12th सेंचुरी में लिखी जरूर गई है, लेकिन उससे पहले के भी जो शासक हो सकते हैं प्रोबेबल कश्मीर रीजन के, उसके बारे में रात तरंगिनी में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी में इसको संस्कृत में लिखा गया था। इसमें 7826 छंद हैं जिन्हें तरंग यानी लहरें कहा गया। मतलब इसके 8 जो भाग हैं इनको तरंग कहा गया है, तभी रात तरंगिनी इसको बोलते हैं। रात तरंगिनी कश्मीर का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। हालांकि इसकी क्रोनोलॉजी गलत साबित हुई है टेस्ट करने पर। प्रारंभिक कश्मीर और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और बाद के इतिहासकारों और नृवंशी वैज्ञानिकों यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसका व्यापक रूप से संदर्भ ग्रहण किया है। तो भले ही क्रोनोलॉजी गलत है, लेकिन काफी सारी जानकारी हमको मिलती है कल्याण की रात तरंगिनी से, जिसको बाद में जॉन राज ने और बाद में श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। साधारण विधेयक यानी कि जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है वो कैसे पारित होता है, ऑर्डिनरी बिल कैसे पारित होता है, सामान्य कानून कैसे बनते हैं, इसको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल में सबसे पहले होता है बिल का इंट्रोडक्शन, यानी कि पेश किया जाना, सदन में बिल को प्रस्तुत किया जाना या पेश किया जाना, और राजपत्र में इसका प्रकाशन विधेयक का प्रथम वाचन माना जाता है। आइदर बाय मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर एंड हैव टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी मिनिस्टर के द्वारा या फिर किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा ये बिल जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्य विधेयक यानी कि साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी मेंबर के द्वारा या फिर मिनिस्टर के द्वारा, और इसमें सदन की परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है सदन की, स्पीकर से खास करके, कि वह जो ये बिल है इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। बिल के शीर्षक को पढ़ करके और ऑब्जेक्टिव्स को बताते हुए इंट्रोड्यूस किया जाता है। नो डिस्कशन ऑन द बिल विल टेक प्लेस एट दिस स्टेज, यानी कि केवल शीर्षक और ऑब्जेक्टिव्स जो है पढ़े जाते हैं। इसमें नहीं बताया जाता है कि क्लॉज नंबर 1 में क्या लिखा है, क्लॉज नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई बिल लेकर के आए हैं किसी कानून से संबंधित, तो उसमें नहीं बताने लगेंगे पहले स्टेज में कि इस कानून का उल्लंघन अगर कोई करता है तो इतनी सजा, इतना जुर्माना होगा, कौन कौन इसके अधिकारी होंगे, इस बिल को लागू, इस बिल जो कि आगे अधिनियम बनेगा उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए, ये सब नहीं बताया जाता है पहली रीडिंग में। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस ऑन द स्टेज, केवल यहाँ पर पढ़ा जाता है कि ये बिल है और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इतना यहाँ पर होता है फर्स्ट रीडिंग में, और फिर इसको गजट ऑफ इंडिया में, राजपत्र में पब्लिश किया जाता है। कई बार सरकार क्या करती है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को पहले गजट में ही पब्लिश कराती है, तो इसको सदन में प्रस्तुत करने के लिए सदन की आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड स्टेज होता है जो है सेकंड वाचन, द्वितीय वाचन, यानी कि सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल। द्वितीय वाचन में क्या होता है, जनरल और डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द बिल एंड अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप।
डिटेल स्क्रूटनी की जाती है बिल की, उसके प्रावधानों की, और फाइनल शेप उसको दिया जाता है। 3 सब स्टेजेस होती हैं, जैसे जनरल डिस्कशन बिल के बारे में, प्रिंटेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल मेंबर्स। जैसे किसी बिल में आप देखेंगे कि अगर कोई कानून बनने जा रहा है तो उसमें 60 से 70 पेज तक कई बार होते हैं, कई बार 200 पेज तक होते हैं, तो सभी मेंबर बिल को पढ़ सकें, सभी को कॉपी दी जाती है पढ़ने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल्स एंड इट्स प्रोविजंस आर डिस्कस्ड जनरली बट द डिटेल्स ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस्ड। मान लीजिए कोई बिल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर क्या परिवर्तन करने वाला है ये बिल। अगर कानून बन जाता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में कैसे इम्प्रूव होगी, या फिर कौन सी वो समस्याएं हैं जिसको डील करने के लिए बिल लाया जा रहा है, वो सब डिस्कस की जाती हैं। बिल एज अ होल नहीं डिस्कस किया जाता, यानी बिल के अंदर की बातें नहीं डिस्कस की जाती हैं। जो मुद्दे हैं जिस लिए बिल लाया गया है, जिन मुद्दों को बिल सॉल्व कर सकता है, उनको डिस्कस किया जाता है। द्वितीय वाचन होने के बाद 4 एक्शन जो है सदन के पास होते हैं। टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम फिक्स डेट। सेकंड वाचन के बाद बिल को जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई डेट फिक्स की जा सकती है, या फिर उसको तुरंत ही आगे बढ़ाया जा सकता है। रिफर अ बिल टू द सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस वेयर द बिल हैज ओरिजिनेटेड। किसी भी हाउस की सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है। अगर लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ है साधारण विधेयक, तो उसकी सिलेक्ट कमेटी को, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है। रिफर बिल टू द जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ हाउसेस। दोनों ही सदनों की जॉइंट कमेटी को भेजा जा सकता है, जिसमें दोनों ही सदन के मेंबर होते हैं। सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन हासिल करने के लिए जो है इसको पब्लिश करा सकती है सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस भी सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है उसमें बिल को थोड़ा एग्जामिन किया जाता है, डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज़ पढ़ी जाती है, छोटा छोटा शब्द। और कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन। सिलेक्ट कमेटी रिकमेंड कर सकती है कि इस प्रावधान को हटाया जाए और या फिर उस प्रावधान को जोड़ा जाए, बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट। यानी कि मान लीजिए कहा गया है कि अगर कोई इस नियम को नहीं मानेगा तो 5 साल की सजा होगी, तो कमेटी कह सकती है कि 5 साल नहीं 3 साल इसको कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि सजा का प्रावधान ही हटा देंगे, मेन प्रिंसिपल नहीं हटाते हैं। तो छोटे मोटे चेंजेस किए जा सकते हैं सिलेक्ट कमेटी स्तर पर। 3 कंसिडरेशन स्टेजेस होते हैं। हाउस नाउ कंसिडर्स द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। क्लॉज बाय क्लॉज जो है बिल पर कंसीडर किया जाता है, हर क्लॉज पर वोटिंग की जा सकती है। मेंबर्स कैन आल्सो मूव अमेंडमेंट्स एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल। मेंबर्स अपने अमेंडमेंट्स बता सकते हैं कि ये परिवर्तन किए जाने चाहिए विधेयक में, और उसमें चाहे तो हाउस जो है उसको वोटिंग करा करके उन परिवर्तनों को एक्सेप्ट कर सकता है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ बिल एज अ होल। थर्ड रीडिंग में कोई यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन नहीं होता है, ना ही ये कहते हैं कि ये कर देते हैं, ये छोटा चेंज कर देते हैं, छोटा मोटा चेंज नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ ये इसमें डिस्कशन किया जाता है कि क्या ये बिल रिजेक्ट करना है पूरा या फिर पूरा एक्सेप्ट करना है। इसमें फिर डिस्कशन नहीं हो सकता है उसके प्रावधानों को लेकर के। कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है थर्ड रीडिंग पर। द मेजॉरिटी ऑफ द इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, यानी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। बिल इज रिगार्डेड एज पास्ड बाय द हाउस। सदन के द्वारा जो है पास मान लिया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, अगर सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर दिया जाता है। बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड ट्रांसमिटेड टू द सेकंड हाउस फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। एक सदन से पारित होने पर, जैसे लोकसभा से पारित हुआ या राज्यसभा से, तो दूसरे सदन में चला जाता है। मान लीजिए लोकसभा से बिल राज्यसभा में गया तो उसमें भी सारी वो 3 स्टेज फॉलो की जाती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है, मतलब सेकंड हाउस में भी ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति करते हैं, सेकंड हाउस में भी दूसरे सदन में भी फर्स्ट रीडिंग होगी पहले, फर्स्ट रीडिंग प्रथम वाचन, फिर सेकंड रीडिंग यानी कि द्वितीय वाचन, और थर्ड रीडिंग यानी कि तृतीय वाचन। 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं हाउस के समक्ष। पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट्स, किसी भी अमेंडमेंट के बिना बिल को पास किया जा सकता है दूसरे हाउस से। और पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न टू द फर्स्ट हाउस, तो अगर दूसरा सदन संशोधन करना चाहता है तो उन संशोधनों के साथ बिल को वापस भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए, पूरे बिल को रिजेक्ट कर सकता है। नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, कोई एक्शन ना लेकर के उसको पेंडिंग भी रखा जा सकता है। इफ द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट्स द अमेंडमेंट देन इट इज डीम्ड टू बी पास्ड एंड सेंट टू प्रेसिडेंट। जो अमेंडमेंट भेजे गए थे अगर उसको जो प्रथम सदन जो है अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द अमेंडमेंट्स बाय सेकंड हाउस और नो एक्शन इज टेकन बाय द सेकंड हाउस इन 6 months देन द डेडलॉक हैपेंस एंड प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग किस जो है स्थिति में होती है वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। अगर पहला सदन, ठीक है, पहला सदन जहां से बिल भेजा गया था दूसरे सदन को, जो सेकंड हाउस ने यानी कि दूसरे सदन ने जो अमेंडमेंट्स भेजे थे प्रथम सदन को, उसको अगर रिजेक्ट कर देता है और 6 महीने तक कोई भी एक्शन अगर नहीं लेता है,
तो इसको डेडलॉक की स्थिति मान ली जाती है और 6 महीने का समय यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग को आहूत कर सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है। अब आप ये जान रहे हैं कि जो भी डेडलॉक वगैरह हो सकता है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी ऑर्डिनरी बिल में, साधारण विधेयक में हो सकता है। मनी बिल में कोई प्रावधान है ही नहीं डेडलॉक का, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा को कोई पावर नहीं दी गई, सारी पावर्स लोकसभा के पास है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए बिल को डिले कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। 14 दिन से ज़्यादा अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेता मनी बिल पर तो उसे पास मान लिया जाता है। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन काम करता है, या साधारण बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन इस तरीके से पास किया जाता है हमारे पार्लियामेंट से। ये आप समझ गए होंगे। अब साइंस सेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि साइंस का इस बार टॉपिक बड़ा है। ये टॉपिक बच रहा है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाला लास्ट पार्ट, इसको हम लोग क्लास नंबर 32 में डिस्कस कर लेंगे। तो डे नंबर 31 में अब आ चुके हैं साइंस सेक्शन के ऊपर। ये आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अवेटेड सेक्शन रहता है, आप लोगों ने खुद बताया है। तो जो भी हम यहाँ पे बाकायदगी करते हैं सबको पसंद आ रही है, ऐसा हमें लगता है। इससे पहले वाले पार्ट में हम बात कर चुके हैं हमारी आशिकी के बारे में, मतलब ऑप्टिक्स के अंदर जो लाइट होता है ना, जिसके जाने पे हाँ, उसी के बेसिक्स को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब आते हैं कौन कौन से फिनोमिना हैं, कैसे वो काम करते हैं, और डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर कौन सा फिनोमिना काम में आता है लाइट का। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन। हमने साउंड में 4D को स्पोर्ट के बारे में देखा था, मतलब कि एक जगह से साउंड निकली और अगर कोई उसको रफ सरफेस मिल गई तो तुरंत वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन में जो भी हमें सरफेस चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, साउंड में रफ चाहिए। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। बाकी फिनोमिना एकदम सेम है। सबसे पहले कोई लाइट सोर्स चाहिए, उसके पास खुद की भी लाइट हो सकती है, दूसरे की भी लाइट हो सकती है, ये नहीं फ़र्क पड़ता, बस लाइट उसमें से आनी चाहिए। तो जो लाइट रे किसी पर्टिकुलर सोर्स से निकल के आ रही होती है और किसी सरफेस पे टकरा रही होती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और उस स्मूथ सरफेस पर पड़ने के बाद वो उसी सरफेस से दूसरी डायरेक्शन में जब पलट के वापस आती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यही रिफ्लेक्टेड रे अगर हमारी आंखों में पड़ेगी तब जाके हमें वो चीज़ दिखेगी, और ये चीज़ तब होती है जब लाइट सोर्स कहीं बाहर का हो। अब आप ये मत रिलेट करना कि आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दो तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, ऑन करोगे तभी दिखेगा। अब ये कैसे काम करता है इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरफेस एक तो स्मूथ हो और लाइट पड़ के उसी में वापस आए, और वो सरफेस उसी मीडियम में हो, मतलब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए कुल मिला के। अगर लाइट इस सरफेस के आर पार निकल जाती तो वो सवाल ही नहीं है। पहली बात तो सेम मीडियम में, अगर ये कुछ ऐसी लाइन होती कि इसके ऊपर तरफ एक और मीडियम होता और नीचे तरफ कुछ और मीडियम होता, तब यहाँ पे कहानी अलग होती। फ़िलहाल ऐसा नहीं है। ये सरफेस हमने माना है एयर में रखी है, हवा में, हमारे आसपास हवा ही तो है, तो इसीलिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये रे वापस आ रही है। इसी पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कहते हैं। अब अगर इसका डायग्राम हम बनाना चाहें तो ये उस सरफेस का रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे उस टॉर्च से निकली हुई लाइट की एक रे आपने यहाँ पे पड़ने दी, मतलब पड़ गई। आपने क्या पड़ने दी, आप तो लाइट जला के छोड़ देते हो। ये तो हम एनालिसिस के लिए दिखा रहे हैं कि मान लिया इस तरीके से इस सरफेस पे एक रे पड़ी है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी जो कि एग्जाम के रिलेवेंट हो सकती है। आप ऐसे समझो कि ये सड़क है, इस पर ऐसे खंबा खड़ा हुआ है एकदम सीधा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरफेस से। तो सेम उसी तरीके इस पर्टिकुलर सरफेस पे ये हमने अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर खींच लिया, और कुछ पढ़े लिखे लोग फिजिक्स में इसे एन यानी कि नॉर्मल कहते हैं। तो जो रे सोर्स से टकरा के सरफेस पे गिरी है वो इंसिडेंट रे हो गई, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। कौन सा एंगल, जो इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में बना है। आप इसको मत समझना कि ये जो रे है ये सरफेस से कितना बना रही है, इससे लेना देना नहीं है, नॉर्मल का पूरा खेल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, आपतित किरण मतलब जो किसी से आ रही होती है, उसके बीच का जो एंगल होगा वो आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और इससे पढ़ के ऐसे इस तरीके से ये बाहर निकल गई रिफ्लेक्ट मारने के बाद, तो ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो एक एंगल नॉर्मल के साथ ऐसे भी बनेगा। तो ये जो एंगल बना है ना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसे आर से दिखाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। और जैसा कि आप जानते हो अच्छी तरीके कि ये पूरा टोटल मिला के बनेगा 90, और ये भी बनेगा 90 इस हिसाब से अगर देखा जाए। और इस तरीके की रिफ्लेक्शन की एनालिसिस पता है किसने की थी, स्नेल ने। एक होता है स्नेल घोंघा, जिसकी स्पीड जो है बहुत कम होती है, एक की स्पीड से वो घूमता रहता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। साइंटिस्ट स्नेल ने
ये बताया था कि ये जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये जो आर है ये एकदम बराबर होंगे। तो इंसिडेंट रे जितना नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उतना ही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, आई बराबर आर, ये दोनों ही एंगल सेम होंगे। तो पता है होता क्या है, आपको मान लो ये पता है तो उतना ही ये भी हो जाएगा, आप सीधे से पता कर सकते हो। और अगर ये टोटल पूछा जाए कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में कितना एंगल है तो ये माना जाएगा, और ये पता है तो डबल कर लो निकल जाएगा, या फिर अगर आपको ये पता है तो डबल कर लो तो ये निकल जाएगा। चलो अब इसी बात पे 2 क्वेश्चन करते हैं, और ये आपको करना है, हम नहीं करेंगे। 30 डिग्री के एंगल पर एक रे इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल कितना एंगल है वो भी बता दो। इस तरीके का डायग्राम बनाओ, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखो, एक लाइट की रे है, किरण, हाँ वही किरण है, मतलब जिसके हाँ या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहती है आपकी है। तो ये जो लाइट रे है ये सरफेस के साथ 35 बना रही है, तो ये जो सरफेस है इसके साथ ही 35 बना रही है। ये नॉर्मल खींच दो, ये टोटल 90 होता है, तो बाकी का ये निकाल लोगे 90 माइनस दिस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, तो एक बार ये पता चल गया तो उतना ये भी हो जाएगा। जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो अभी देखो रिफ्लेक्शन की क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक तो हमने बता दिया आपको जो कुछ भी बाहर की लाइट की वजह से दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखेगा। रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में गिरेंगी और रेटिना पे इमेज बनेगी, वही आपको दिखेगी। इसके अलावा आपने बचपन में एक खेल ज़रूर खेला होगा, वो बचपन की गलतियों वाले खेल नहीं, आपने शीशा लिया होगा, सूर्य की किरण पड़ी होगी तो उससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर आई होगी, और कुछ परछाई टाइप का आसपास की दीवार पे आप ऐसे शो कर पा रहे होगे, समझ रहे हो जिन्होंने किया है। तो ये सब भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब भाई साहब आ जाओ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि ये जैसे सरफेस है तो वो सरफेस पहली बात तो उसी मीडियम में होगी, एयर में, लेकिन ये क्या है, इस सरफेस के नीचे दूसरा मीडियम चालू हो जाएगा और ऊपर एक अलग ही मीडियम है। जैसे ऊपर यहाँ पे हवा है और नीचे है पानी, तो जब भी लाइट हवा से पानी में जाएगी, चाहे पानी से हवा में आएगी, वो एकदम सीधे में नहीं निकल पाएगी। जैसे मान लो सूर्य की एक किरण यहाँ पे गिरी, तो अगर ये बाउंड्री नहीं होती, 2 मीडियम के बीच में नॉर्मल सरफेस होती तो ऐसे जानी थी, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए ये कायदे से ऐसे सीधी नहीं जाएगी, ये इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी ऐसे। लेकिन ये कब होगा, जब हल्के मीडियम से लाइट चलेगी और भारी मीडियम में आएगी, जो कि हो भी रहा है। एयर एक हल्का मीडियम है क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, पानी एक डेंसर मीडियम भारी मीडियम है क्योंकि पार्टिकल एज कम्पेयर टू एयर इसके पास पास हैं। तो जब भी ऐसा होगा इस नॉर्मल की तरफ जाके ऐसे जो लाइट रे है वो झुक जाएगी। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब जो किसी और मीडियम से आई है और नॉर्मल की तरफ झुकी है, अगर मीडियम हमारा बाद वाला भारी है तो वो रिफ्रैक्टेड रे मानी जाएगी, और उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। θ2 से इसको दिखा रखा है। और उसी नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट का एंगल है वो तो इंसिडेंस होगा, आपको पता, ये बता चुके हैं, ये θ1 है। जिस तरीके से आपने साउंड में देखा था माक नंबर, जिलेट माक 3 रेजर, उससे आपको ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड के कितने गुना है। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में एक अलग नंबर चलता है जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RA, इसे n से दिखाते हैं और कभी कभी म्यू से दिखाते हैं, म्याऊ, मतलब ग्रीक लेटर म्यू। कुछ नहीं करना है, क्यू बनाओ और इसके इस तरफ ऐसे लाइन गाढ़ी कर दो। अब भाई इससे पता क्या चलता है कि एक मीडियम को छोड़ के लाइट अगर दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, या फिर वो नॉर्मल की तरफ या फिर उससे दूर कितना झुकी। अब इससे दूर की बात कहाँ से आ गई वो समझो। मान लो यही लाइट पानी से हवा में जा रही होती तो वो ऐसे सीधे नहीं निकलनी थी, वो ऐसे निकलती, यानी कि इस नॉर्मल से दूर जाती। नॉर्मल और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता नज़र आता अगर भारी मीडियम से लाइट चल के हल्के मीडियम में आती, और हल्के मीडियम से लाइट चल के अगर भारी में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी और नॉर्मल के साथ इसका डिस्टेंस कम मिलेगा। तो बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो कि आपको ये बताता है कि नॉर्मल के पास या दूर किस हद तक रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। मतलब लाइट रे है कोई, वो एक मीडियम छोड़ के दूसरे में घुसी, तो दूसरे में घुसने के बाद उसकी स्पीड में कितना फ़र्क आएगा, साथ ही में वो इस नॉर्मल के कितनी पास या दूर जाएगी, ये आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे n या म्यू से लिखते हैं। अगर आप ये देखना चाहो कि दूसरे मीडियम में लाइट के प्रवेश करने के बाद उसकी वेलोसिटी मान लो v है, तो वो हो जाएगी c × n, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कितने गुना है वो। स्पीड ऑफ लाइट को c से लिखते हैं
3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ तो अगर आपको ये देखना है कि किसी और मीडियम से चली हुई लाइट अगर हमारे मीडियम में आ रही है, उसकी स्पीड आपको पता करना है, जिसे मैं v से दिखा रहा हूँ, तो वो c × n होगी। अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहो तो v को इधर लाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे c को उधर लाना पड़ेगा, तो ये v/c हो जाएगा। और चूंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी लाइट हल्के से भारी मीडियम में आती है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ये पार्टिकल, उसको सपोर्ट नहीं करते, वो धीमी होती चली जाती है। तभी एकदम वैक्यूम में जहाँ कोई पार्टिकल ही नहीं है वहाँ पे इसकी स्पीड हाईएस्ट होगी, बाकी जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ेंगे उसी हिसाब से इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ये चीज़ जो हमने बोली है कितने गुना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से अगर कम लोगे हमेशा, तभी आपको ये चीज़ प्रूफ हो पाएगी कि भारी मीडियम में जैसे लाइट पहुँची उसकी स्पीड कम हो गई। अब यार देखो, एक मीडियम से चल के लाइट जब दूसरे में जाती है ना, तो दूसरे में जाने के बाद उसकी वेवलेंथ में फ़र्क आ जाएगा, उसकी स्पीड में जाहिर सी बात है फ़र्क आ जाएगा, नहीं तो इतनी रामकथा बताता ही क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अभी यार कैसे काम होता है फिनोमिनो में, इनकी बाकायदगी के बाद आप समझो रिफ्रैक्शन हो के एग्जाम्पल्स, जिससे कि सवाल आपके स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अभी आप ये देखो, ये पानी में सिक्का इतनी नीचे ऐसे गिरा हुआ है, लेकिन अपने को दिख रहा है थोड़ा ऊपर, तो ये कैसे हुआ? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि हवा से चल के लाइट अगर पानी में आएगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मल की तरफ ऐसे झुकेगी, और इसकी वजह से जब ये लाइट वापस ऐसे आएगी ना पानी से हमारी तरफ, क्योंकि हम तो हवा में से देख रहे हैं, तो नॉर्मल से दूर भगेगी और ओवरऑल जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी। तो जो भी चीज़ की गहराई में फ़र्क आ रहा है, अगर स्वच्छ दिमाग से इसको सोचा जाए तो मतलब कि कोई चीज़ है ज़्यादा गहराई में पानी के अंदर लेकिन दिख थोड़ा ऊपर रही है, तो हमेशा रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। आप दूसरी चीज़ देखो, आप मान लो भीमताल के ऊपर बोटिंग कर रहे हो और नीचे हल्का सा झांका तो मछली आपको इधर नज़र आएगी, जबकि वास्तव में अगर झील के अंदर जाओगे ना तो मछली नीचे नज़र आएगी, क्योंकि वो है ही नीचे, उसके बावजूद हमें दिख रही है ऊपर। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन काम कर रहा है। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी डेली लाइफ में कि गिलास में अगर पानी है और उसमें अगर हम कोई छड़ी या पेंसिल डाल दें तो जो पेंसिल एकदम सीध में होनी चाहिए थी वो थोड़ा आगे पीछे नज़र आएगी, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। अब भाई साहब, हमारे जो सूर्य देवता होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सिंसियर बंदे होते हैं। वो ऐसे कि वो सुबह आ जाते हैं 2 मिनट पहले, मतलब अर्ली सनसेट, और शाम को जाते हैं 2 मिनट बाद, मतलब लेट सनसेट, अर्ली सनराइज़ होगा बल्कि। तो इन्होंने देर से आना जल्दी जाना, ऐसा अब ये ठीक नहीं, इस गाने को ज़्यादा सीरियसली ले लिया, तभी नेचर ने इनसे कहा कि आप एक काम करो, सुबह 2 मिनट जल्दी आया करो और शाम को 2 मिनट जल्दी जाया करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमें होते हुए दिखता है सिर्फ कि सूर्य को उगना है उससे 2 मिनट पहले ही वो हमें दिख रहा है, उसको डूबना है उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिख रहा है। सॉरी वो डूब चुका है, लेकिन उसके बावजूद 2 मिनट बाद हमें दिख रहा है कि अब डूब रहा है वो, ठीक। तो अर्ली सनराइज़ और लेट सनसेट ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। कौन से रिफ्रैक्शन? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि आपने बताया था कि रिफ्रैक्शन तभी होगा जब मीडियम चेंज होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, सेम मीडियम में भी रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, बशर्ते उस मीडियम की अलग अलग लेयर हो और हर लेयर की डेंसिटी अलग हो। मतलब यहाँ पे पार्टिकल पास हैं, यहाँ पे थोड़े दूर दूर हैं, तब भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि सूर्य से लेके पृथ्वी के बीच में काफ़ी सारा तो वैक्यूम होता है, लेकिन उसके बाद हवा चालू हो जाती है, तो वैक्यूम तक तो लाइट एकदम सीधी जाएगी, लेकिन उसके बाद जब हवा चालू होगी ना, तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल होती हैं 7 लेयर, और 7 की 7 लेयर की डेंसिटी अलग होती है। मतलब हर एक परत में हवा कभी मोटी दिखेगी कभी पतली, तो मीडियम भले चेंज ना हुआ हो लेकिन उसकी डेंसिटी में फ़र्क आया तो लाइट ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, वो सीध में नहीं जा पाएगी। इस वजह से इससे पहले सूरज उगे 2 मिनट पहले हमें दिख जाएगा, लेकिन शाम के टाइम पे वो डूब चुका है, लेकिन 2 मिनट बाद दिखेगा कि डूब रहा है अब जाके। इसके बाद एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखो, तारे का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो आपको जाके ये हैरानी होगी, ये बात आप सुन के चौंक जाओगे कि तारे टिमटिमाते ही नहीं हैं, वो सिर्फ हमें टिमटिमाते हुए दिख रहे होते हैं, और वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ से लेके हमारे तक जो भी लाइट जाएगी वो 7 लेयर से होके जाएगी, और 7 की डेंसिटी अलग है, तो 7 बार रिफ्रैक्ट मारेगी, और जहाँ पे वो है उससे हमें थोड़ा हट के दिखेगा, और ऐसा जल्दी होगा, जिस वजह से ऐसा लगेगा कि वो टिम टिम कर रहा है। अभी एक चीज़ का और ध्यान रखो,
चाहे सूर्य उगने के टाइम पे देखो या डूबने के टाइम पे, वो लाल लाल एकदम दिखता है, तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हो ये गलत है बात। आपने कभी सुबह 4 बजे उठ के देखा हो, इससे पहले सूरज उगे आसमान लाल हो जाता है, और शाम के टाइम पे भी सेम है, इससे पहले सूरज डूबे आसमान लाल हो जाता है। तो सूर्य के उगने से पहले और उसके डूबने के बाद वो और आसपास का आसमान हमें लाल दिखता है, मतलब सनराइज़ हुआ नहीं है, सनसेट हुआ नहीं है। उसके आजू बाजू यानी कि बाद में या पहले हमको चीज़ें जो हैं लाल दिखती हैं, वो खुद भी लाल दिखेगा, आसपास की जो बादल है वो तक लाल दिख जाएंगे, तो ये होगा रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन अगर मान लो सनराइज़ हो चुका है या फिर सनसेट हो चुका है, तो होने के बाद जो भी लाल दिखेगा वो स्कैटरिंग की वजह से होगा, आगे बात करेंगे उस पर। तो सनराइज़ होने और सनसेट होने के पहले और बाद में जो लाल दिखता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे स्कैटरिंग की वजह से। तो भाई साहब अब आ जाओ क्रिटिकल एंगल के ऊपर। हमने क्या देख रखा है कि जब एक मीडियम से दूसरे में लाइट जाने वाली होती है ना, तो या तो वो नॉर्मल की तरफ आके झुकेगी या तो उससे दूर जाके झुकेगी। ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ, हल्के से भारी या भारी से हल्का, ये कहानी आपको पता है। लेकिन एक स्पेसिफिक केस लेते हैं कि लाइट भारी से हल्के मीडियम में जा रही है, ये पानी है भारी और एयर है ऊपर हल्का, तो भारी मीडियम से लाइट ऐसे चली और हल्के पे अभी वो जाने वाली है, और ये हल्के और भारी मीडियम के बीच की सीमा रेखा है। जब इस पे टच होगी ना ये, तो हमको जैसा कि पता है कि ये जो नॉर्मल है इससे दूर भागेगी। लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर भाग सकती है, सच दैट कि ये लाइट हवा में ही रहे, वो वापस पानी में ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस बाउंड्री के साथ अलाइन हो सकती है, और जब ऐसा होगा तो नॉर्मल और इस अलाइन होने वाली लाइन के बीच में ये 90 डिग्री बन चुका होगा। लेकिन ये एक स्पेसिफिक एंगल पे होता है जो कि नॉर्मल के साथ लाइट ओरिजिनल बनाते हुए आए, और ओरिजिनल लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से अगले मीडियम में जाने वाली लाइट उस मीडियम में तो रहे लेकिन अपने तक वापस ना आए, मतलब उस मीडियम और इस मीडियम की बाउंड्री के साथ अलाइन हो जाए, तो इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्रांतिक कोण। इसी एंगल पर अगर कोई लाइट नॉर्मल के साथ टकराई है, तो जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के साथ उसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, और ऐसा होते ही नॉर्मल के साथ उसका 90 डिग्री बन जाएगा। तो अगर भाई साहब आपको क्रिटिकल एंगल पता हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो n बराबर होता है 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल, IC से इसको लिखा है। तो भाई इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लो, एक सब्सटेंस है जिसका क्रिटिकल एंगल 30 है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। अब ये क्रिटिकल एंगल की बकैती हमने की का है, वो इसलिए भाई क्योंकि हमें पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपको पता है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से जब हल्के मीडियम में लाइट जाए तो वो हल्के और भारी मीडियम की बाउंड्री के साथ अलाइन हो जाए, मतलब नॉर्मल से उसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, और ऐसा होते ही नॉर्मल के साथ उस बाहर निकलने वाली लाइट रे का एंगल 90 हो जाएगा। लेकिन अगर इस 90 से भी ज़्यादा हो गया तब क्या होगा? तब लाइट रे हवा में रही नहीं जाएगी, वो वापस पानी में ही लौट आएगी। तो भाई साहब अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो गया, मतलब ये फैल गया इसे, तो देखो कितना फैल गया, तो ये अगर फैला तो लाइट रे आगे हवा में रुकेगी नहीं, वो वापस यहीं पे चली आएगी, ये θ2 बन जाएगा। तो भाई साहब हुआ क्या था कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रही थी, पानी छोड़ के हवा में जा रही थी, लेकिन नॉर्मल के साथ वो उस एंगल पे टकराई जिसकी वजह से वो हवा में रुकी नहीं पाई, उसे पानी में वापस आना पड़ा। तो पानी में ये जो वापस लाइट आई, इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहा गया। एग्जाम्पल देख लो, जो ठंडे देश होते हैं ना, अंटार्कटिका वगैरह, उसमें आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो जहाज़ ऐसे सीधा होना चाहिए वो ऐसे हमें दिखता है, पेंटागन टाइप का, तो ये भी TIR की वजह से। अब चाय की टपरी में आपने देखा होगा कि जो भी चाय वाला है वो ऐसे कांच के गिलास में जब चाय पलटाता है तो वो चटक जाती है, कभी कभी वो गिलास जो है वो चटक जाएगा और चटका हुआ हिस्सा आपको चमकता हुआ नज़र आएगा। अब ये चटका कैसे, इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। चटकने के बाद जो चमक आई वो TIR की वजह से आई। अभी ये हीरा देखो, ये ज़रूरत से ज़्यादा चमक रहा है, ये भी TIR के कारण है। गिलास का चटकना, ये नहीं, चटकने के बाद उसका चमकना, ये भी TIR। केमिस्ट्री लैब में आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो भी ये टेस्ट ट्यूब है किसी बीकर के अंदर गया है तो वो चमकने लगता है, तो ये भी TIR। ये जो केबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबानी जो जियो वाले हैं वो इसकी अब सर्विसेज भी देते हैं।
हालांकि जियो वाले बनाते नहीं हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बनाने वाले फलाने सोल्यूशन, ढिमाके सोल्यूशन, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि ये जो TIR है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, और जो भी लाइट इस पाइप से जा रही होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं उसको, वो TIR के थ्रू ही आगे बढ़ पाती है। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि लाइट चूँकि आप फ्लो करा रहे हो विस्तार से, तो लाइट पता है कितनी तेज़ जाती है, तो फास्टर कम्युनिकेशन हो पाएगा। और दूसरा, रेडियो वेव की वजह से कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि हम रेडियो वेव का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये देखो, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं छलावा, मतलब भाई आपने आसपास देखा पानी, और जब उसको उठाने पहुँचे तो हाथ में आ गई रेत, मतलब पानी था नहीं लेकिन दिख रहा था। और वो क्यों हुआ? वो भी TIR की वजह से। और अगर मान लो कोई ऐसे पेड़ उसके आसपास खड़ा है, तो ना केवल पानी दिखेगा बल्कि उस पेड़ की वाटर इमेज भी आपको उसमें नज़र आएगी। उसके बाद एंडोस्कोपी, जिनको पाचन की दिक्कत ज़्यादा होती है उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट करा लो जाके। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कैमरा, एक छोटे से तार पे एक हल्की सी लेंस लगी होती है, वो बाहर रहती है, और तार गया होता है अंदर, और यहाँ पे एक और कैमरा उससे कनेक्टेड होता है, जिस वजह से अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ स्क्रीन पे दिख जाती हैं। तो इसमें कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगा है, इसमें लगा है छोटा सा कैमरा। और अंदर क्या चल रहा होता है? यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ खाना जा रहा होता है, तो हम अपने पाइप की नहीं, जो पाइप घुसेड़ा गया है उसकी बात कर रहे हैं। अब भाई साहब आ जाओ डिस्पर्जन के ऊपर। आपने केमिस्ट्री में ये, सॉरी फिजिक्स में ये ज़रूर पढ़ा होगा आप प्रिज्म के बारे में। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब इसके एक तरफ से वाइट लाइट गुजारो, ये बैगनी से दिख जरूर रहा है लेकिन वाइट लाइट इसको मानना, तो वाइट लाइट जब इसके पार निकलेगी तो ये 7 रंगों में टूट जाएगी, और जब अंदर से भी बाहर आएगी ना, तो हर एक रे झुक जाएगी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से। तो ये जो रे का झुकना है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, ये वेवलेंथ की वजह से होगा। और ये जो कलर आपको दिख रहे हैं ना, वाइट लाइट के 7 कलर, ये वेवलेंथ की देन है, क्योंकि अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। अब इससे भाई साहब बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर नाम की आपने ट्रिक जरूर सुनी होगी। और यही सेम कलर इंद्रधनुष का भी होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन भी हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ, डिस्पर्जन भी हुआ, TIR भी हुआ। अब ये डिस्पर्जन क्या है? वाइट लाइट का 7 रंगों में टूटना, यही प्रोसेस डिस्पर्जन है। इसकी खोज की थी टनाटन ने, मतलब न्यूटन ने, वही सेब वाले। अब भाई साहब ये क्यों झुक रही हैं अलग अलग कलर की लाइटें, ये एक्सप्लेन किया था हमारे इन भाई साहब ने। अब अगर झुकने की बात चली गई है तो इसे बोलते हैं डेविएशन। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो उतना कम झुकेगी लाइट, और जिसकी मिनिमम होगी वो ज़्यादा झुकेगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप V से R की तरफ जाते हो वेवलेंथ बढ़ती नज़र आती है, तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, वायलेट की सबसे कम। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करो तो आप समझ गए हो क्या चीज़ें होती हैं, कि वायलेट से रेड की तरफ जाओ तो फ्रीक्वेंसी कम होना चालू हो जाएगी, तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। वायलेट की फ्रीक्वेंसी चूंकि हाईएस्ट है तो वेवलेंथ लोवेस्ट है। और इसी वजह से ट्रैफिक लाइट में ना आप रेड कलर यूज़ करते हो, और ख़तरे के निशान के लिए भी एक खोपड़ी बनी रहती है और नीचे लाल कलर से डेंजर लिखा रहता है। तो लाल ही से क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो दूर तक पहुँच पाता है। अब वेवलेंथ और स्कैटरिंग का कनेक्शन आपको बता देंगे, तो स्कैटरिंग की बात चली गई है तो चलते हैं उस पर। तो भाई साहब होता ये है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन में, कि जब भी लाइट किसी ऐसे मीडियम में जा रही है जहाँ पे आसपास धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो धूल के पार्टिकल से जब लाइट के पार्टिकल टकराएंगे ना, तो वो हर एक डायरेक्शन में फैल जाएंगे। और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था रेलिग ने। तो रेलिग लॉ के हिसाब से इन 7 रंगों में से, विबग्योर में से, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो उतना ही कम फैलेगा, और जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है वो उतना ज़्यादा फैल जाएगा। तो इसी फैलने या छितरा जाने को प्रकीर्णन शुद्ध भाषा में कहते हैं, और अंग्रेजी में स्कैटरिंग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में बनते हैं, जिनमें से पहला है आसमान का रंग नीला, मतलब बारिश के बिना जो आसमान होता है साफ वाला, वो नीला दिखता है। काहे? क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग उसी की होगी, फैलेगा सबसे ज़्यादा वही, तो दिखेगा भी वही। उसके बाद समुद्र का रंग नीला, उसके बाद हमारे स्विमिंग पूल का रंग नीला। लेकिन आप ये मत समझना कि नैरो लेक की जो नीले कलर की बाल्टी आई है ना, उसका भी नीला कलर स्कैटरिंग की वजह से दिख रहा है, तो उसका तो कलर है ही है। वो हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि वास्तव में ब्लू नहीं है लेकिन फिर भी ब्लू दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल समुद्र और स्विमिंग पूल का पानी कभी लेके देखना गिलास में, वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन जब तक वो पूल में पड़ा है तब तक वो ब्लू दिख रहा है, क्योंकि आसमान से जो भी लाइट चल के उसके पास आई तो ब्लू ही आ पाई, क्योंकि फैल गई थी वो, बाकी कोई फैल नहीं पाई। और
सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे उसका रंग लाल दिखता है। टाइम पे बात कर रहे हैं, अगर पहले या बाद में दिया होता तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता। सनसेट सनराइज़ के टाइम पे उसका रंग लाल दिखेगा स्कैटरिंग की वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे और सूरज के बीच में गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, और लाइट की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा किस कलर में होती है? रेड में। तो वही इतनी दूर तक जाके हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा। यहाँ पे वेवलेंथ का खेल है, जबकि आसमान का रंग जो नीला था उसमें फैलने का खेल था। वहाँ पे मुद्दा ये नहीं था कि कौन सी लाइट कितनी दूर जा पा रही है, वहाँ पे ये था कि कौन सी फैल रही है। लेकिन सनसेट सनराइज़ के टाइम पे जो नीला दिख रहा है उसकी वजह है कि कौन सी लाइट हमारी आंखों तक पहुँच पा रही है। बाकी सारे कलर तो ख़त्म हो जाएंगे हमारी आंखों तक पहुँचते पहुँचते, वो इतना लंबा चल ही नहीं पाएंगे। रेड जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो चलते हुए पहुँच जाएगा, और यही कारण है कि वो डेंजर सिंबल और ट्रैफिक लाइट में रुकिए के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा दूरी तक चल के हमारी आंखों तक पहुँच पाएगा। अब भाई साहब ये तो हमने बात कर ली कि स्कैटरिंग की वजह से क्या क्या होता है। अब सवाल ये भी एग्जाम में बनता है कि स्कैटरिंग अगर नहीं है तो क्या होगा? तो ये होगा कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है उसका आसमान काला दिखेगा। फॉर एग्जांपल स्पेसशिप से जो एस्ट्रोनॉट ऊपर गए स्पेस में, उनको स्पेस पूरा काला दिखता है। कार्टून और मूवी में ना आपने ये देखा होगा, तो ये बात सही भी है। और वो इसलिए क्योंकि कोई वहाँ पे हवा या डस्ट पार्टिकल ही नहीं है। तो स्कैटरिंग करेगा कौन? कोई नहीं कर पाएगा। रेली का नियम इसमें काम करता है। कौन सा बता चुके हैं? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग उतनी कम। साथ ही में जब बारिश होने वाली होती है तो ये जो जो आसमान है वो सफ़ेद दिखता है। अब अगली चीज़ देखो, विवर्तन डिफ्रैक्शन। साउंड के केस में हमने जैक एंड जिल का एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने कहा था दोनों के बीच अगर दरवाज़ा है और दोनों नहीं देख पा रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी आवाज़ सुन पाएंगे एक दूसरे की। लेकिन अगर कोई लाइट सोर्स किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है और ना तो इस ऑब्जेक्ट ने इसकी सारी इंटेंसिटी अब्जॉर्ब करी और ना ही ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं थी। लेकिन ये जो लाइट है ये अपना रास्ता खुद बनाना जानती है। सिर्फ पानी ही नहीं बनाना जानता, सिर्फ साउंड वेव ही नहीं, लाइट वेव भी जानती है। तो जो भी आसपास का छेद दिखेगा उससे वो अपना रास्ता बना के निकल जाएगी और आगे जाके मुड़ भी जाएगी। इसी चीज़ को विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन कहते हैं। जो दूरबीन से आप देख पाते हो ना, वो इसीलिए क्योंकि लाइट इस छोटे से छेद से बाहर आ सकती है। और टेलीस्कोप का भी यही खेल होता है, माइक्रोस्कोप का भी। अब लास्ट फिनोमिने पे आ जाओ, जो कि है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझना कि दो लाइट रे अलग अलग सोर्स से आई और वो एक दूसरे के साथ टकराई। तो टकराने के बाद जो उनकी वेव है आपस में मिल जाएगी। अगर सेम यही वेव बनी तो इसके ये सुपर इम्पोज हो जाएगी, इसी के ऊपर चढ़ जाएगी। और अगर मान लो दूसरी वेव कुछ ऐसे थी, वो नीचे से चालू हो रही थी, तो इसको कैंसिल आउट कर देगी इस तरीके से। तो ऐसे में होगा क्या कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएंगी, इंटेंसिटी जुड़ जाएंगी, एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा, लेकिन साइन के साथ। अगर उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में था, इसका नेगेटिव में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता है। अब इसकी वजह से कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं? साबुन के जो बुलबुले हैं अगर उसमें लाइट मारोगे तो वो चमकेंगे। उसी तरीके से मिट्टी के तेल में पानी डाल दो या फिर पानी में हल्का मिट्टी का तेल छोड़ दो और इसको लाइट दिखाओ तो काफ़ी अच्छा खासा रंग नज़र आता है। तो ये इंटरफेरेंस की देन है। अब यार काफ़ी सारी बकवास करने के बाद MCQ के ऊपर आ चुके हैं। तो भाई स्विमिंग पूल जो है वो कम गहरा दिखता है, लेकिन उसकी गहराई होती है ज़्यादा, और इसी गलतफहमी के कारण लोग डूब जाते हैं और फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। गहराई में जो डिफरेंस है उसका कारण रिफ्रैक्शन माना जाएगा, तो एग्जाम्पल कोई भी हो। फिर 174, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है किस पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब इनमें से कौन सा कलर है जो कि प्रिज्म से निकलने के बाद सबसे कम झुकेगा, लीस्ट डेविएटेड? तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी मतलब रेड। और ये जो कलर मैं बना रहा हूँ ये तो पूरा ही झुक जाएगा, पर्पल। आसमान ब्लू क्यों दिखता है, नीला काहे दिखता है? क्योंकि स्कैटरिंग जो है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, वही कलर जो है फैल पाएगा। क्योंकि सूर्य से लाइट चल के आसमान तक जो पहुंची उसमें इतनी कोई दूरी तो थी नहीं, लाइट को इतना ट्रैवल करना नहीं पड़ा। तो इसमें वेवलेंथ का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात का है कि आसपास पार्टिकल हैं कि नहीं और उससे टकराने के बाद ब्लू लाइट फैल पा रही है कि नहीं। 278 देखिए, फाइबर ऑप्टिक जो है मतलब ऑप्टिकल फाइबर जिसमें पढ़ाई की जाती है वो, ये TIR पे काम करता है, बिल्कुल सही है। और इस टाइप के कम्युनिकेशन में पावर लॉस और कंजम्पशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि लाइट भेज रहे हो आप, रेडियो वेव नहीं भेज रहे हो। और इसी वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो इंटरफेरेंस है उससे आप बच जाते हो। ये तीनों सही हैं। लेकिन रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री यानी कि हमारे अंबानी जी, जो कि भगवान को प्रे भी करते हैं, तो कुछ देने की बात करते हैं, कुछ मांगने को नहीं। ऐसा सोशल मीडिया में मीम पड़ी हुई है, ये हम नहीं कह रहे।
तो ऑप्टिकल फाइबर बनाने का काम ये करती है। ये ऑप्टिकल फाइबर की सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, बनाने का नहीं। बनाने के लिए गूगल पे डालना मैन्युफैक्चरर, तो फलाना सोल्यूशन, ढिमाका सोल्यूशन कुछ भी आता रहता है। तो 1 2 3 इसमें सही है, चौथा गलत है बिल्कुल। मिरेज, जो कानपुर में मैच चल रहा है ना, तो ये नाम आप मिराज समझोगे, मेहंदी हसन मिराज, लेकिन इसको छलावा बोलते हैं, मरीचिका। और मृग इसलिए क्योंकि ये उतना ही झूठा होता है जैसे श्री राम को हिरण दिख रहा था। क्या इसका कारण होता है? तो TIR डी। ये जो एक हीरा होता है वो ज़्यादा चमक रहा होता है, किसकी वजह से? तो TIR की वजह से। अब ये भाई 287 आप खुद बताना कि हम लोग को क्यों ये सलाह दी जाती है कि ग्रहण है, अभी बाहर मत निकलो, निकलना है तो चश्मा पहन के निकलो, क्योंकि कौन सी ऐसी रे है जिसके हमारी आंखों तक पहुंचने के चांसेस होते हैं, बता देना। अब स्टार की भाई साहब बात चली गई है, तो उसका कलर किस पे डिपेंड करेगा? कुछ तारे आपको ऑरेंज रेड टाइप के दिखते हैं और कुछ एकदम ही ब्लू। तो ये तो भाई वैसा ही होता है जैसे जो कोयला आपको नीले कलर से जलता दिखे वो समझ लो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और जो लाल कोयला होता है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है। तो गर्म ठंडे का फ़र्क आता है टेम्परेचर की वजह से। तो कलर जो स्टार का है वो टेम्परेचर से डिसाइड होता है। 289 में भाई अब लाइट के जो कलर होते हैं, जो 7 कलर ऐसे बढ़ जाते हैं ना, तो अलग कलर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वेवलेंथ अलग हो जाती है। तो लाइट के कलर वेवलेंथ के कारण और तारों के कलर टेम्परेचर के कारण। अब ये देखो 290, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वॉयलेट की, सबसे ज़्यादा रेड की। क्षितिज के पास में, मतलब धरती और आकाश को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन, ठीक वैसे ही इमेजिनरी जैसे सरफेस के ऊपर नॉर्मल खींच देते हो। तो उस क्षितिज पे ना जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो ऐसे एलिप्टिकल दिख जाते हैं, ठीक ऐसे। ऐसा क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन की वजह से। 293 में लाल कलर ट्रैफिक सिग्नल में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिस वजह से ज़रूरी ये होता है कि दूर बैठे इंसान तक भी पहुंच जाए वो। फिर उसके बाद 294 असर्शन रीज़न, डेंजर सिग्नल रेड कलर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, ये भी सही है क्या? तो हाँ सही है। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए, असर्शन में छुपा हुआ सवाल कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, तो क्या उसका जवाब ये दोगे कि रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है? तो दोगे, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन आजकल करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन ए में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन पढ़ जरूर लिया करो। 295, सवाल वही है, जवाब अलग तरीके से देना है। इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। ये 298 आप खुद बताना, फोटोसिंथेसिस में बात कर चुके हैं इसकी। जाइलम क्या करता है? बता दो किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो रिफ्रैक्शन। सॉरी, ये जान के गलत बताया था ताकि कितने लोग अटेंटिव हैं। स्कैटरिंग की वजह से। अगर ये हिंदी का क्वेश्चन अलग है वैसे, अगर मान लो ये पूछा जाता कि पहले जो रेड कलर छितराया होता है वो क्यों? क्योंकि तब रिफ्रैक्शन होता है। ये 296 अलग है, तो इसको सॉल्व कर ही लो फिर। आकाश का रंग नीला किस लिए होता है? तो प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। भाई एंडोस्कोप क्या होता है? सिंपल कैमरा और कुछ नहीं। ये 299 ऊपर अभी बात किया था कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग क्यों होता है? तो प्रकीर्णन। 311 में रेनबो के बीच में कौन सा कलर होता है? तो ये देखो, ग्रीन। 3 पीछे 3 आगे, तो मतलब खुद बीच में। तो भैया वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब इसको तुरंत एंड करते हैं, नहीं तो हमको गाली देने लगोगे। लेकिन जो लोग इससे कुछ नया सीखे हो अपना कमेंट ज़रूर बताना, और साथ में जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर ज़रूर करना।